मिनी, प्रशांत, टिया और सागर यह चारों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती बचपन से ही थी, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ाई भी की थी, ग्रेजुएशन साथ साथ हुई थी। चारों पक्के दोस्त हैं। मिनी के पिता बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, वह इस फील्ड में कई साल से थे। कहा जाए तो उनका पूरी जीवन पुराने समय के चीजों को ढूंढने में ही बीता था। बहुत ही अनोखी पुरानी वस्तुएं उनके हाथ लगी। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम भी बनाया था जिनमें बहुत सारी पुरानी चीजें रखी गई थी। प्रशांत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वह बहुत ही शांत और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। वह अपने सभी दोस्तों को नई नई बातें सिखाते रहता है। उसके सारे दोस्त भी उसकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वह पढ़ाई की बात हो या दुनिया की इधर उधर की खबरें। टिया मिनी की तरह एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। टिया और मिनी दोनों बहुत ही अच्छी है। ये कभी भी अपने दोस्तों को अपनी अमीरी का रौब नहीं दिखाती है, सबसे अच्छे से पेश आती है और सभी की मदद किया करती है। सागर इन सभी दोस्तों में से सबसे ज्यादा होनहार, सबसे ज्यादा होशियार है। सागर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। सागर की नानी माँ ने सागर को पाला था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। सागर अब इस दुनिया में अकेला है, पर वह अपनी फैमिली, अपने उन तीनों दोस्तों को मानता है। और भी बहुत सारे दोस्त हैं उसके, पर टिया, मिनी और प्रशांत ही असल जिंदगी में उसकी फैमिली है। इन चारों दोस्तों ने तय किया था कि ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग बहुत ही अच्छी पार्टी करेंगे अपने घर पर ही। उन्होंने सागर का घर चुना था क्योंकि सागर अकेला रहता था, इसीलिए टिया, मिनी और प्रशांत हर वक्त सागर को खुश रखने की कोशिश करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। असल मायने में ये सभी उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पार्टी में मिनी सभी को बतलाती है कि उसके पिता हाल ही में किसी टूर में जाने वाले हैं। वे सभी दोस्तों को कहती है कि वह भी उनके साथ चले, काफी एंजॉयमेंट होगी, कुछ नया नया होगा। सभी दोस्त उसकी बात मान लेते हैं और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। इन चारों दोस्तों को ग्रेजुएट किए हुए पूरा 4 महीना बीत चुका था। ये लोग मिनी के पिता के साथ पुराने समय के चीजों को ढूंढने जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और वह दिन भी आ जाता है जब ये चारों दोस्त मिनी के पिता के साथ ऐतिहासिक खोज के लिए निकलते हैं। वह एक पहाड़ी इलाका था, पहाड़ जगह जगह थे, पेड़ पौधे, हरियाली हर जगह थी। एक घना विशाल जंगल था। ये शहर से दूर घाटी में बसा एक गांव था जो कि बहुत ही सुंदर था। लोग कम थे वहां पर, फिर भी चारों ओर हरियाली ही हरियाली मन को अति भा रही थी। चलते चलते रास्ते में प्रशांत रुक जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है। वह मिनी के पिता पीताम्बर से कहता है कि अंकल, मानना पड़ेगा आपको, आप में बहुत ही ज्यादा ताकत है। मैं जवान होकर थक गया, पर आप में तो जरा सी भी थकावट दिखाई नहीं दे रही है। सभी कोई सफर करते करते थक से गए थे और बीचों बीच जंगल में ही एक पत्थर के ऊपर जा बैठे थे। मिनी के पिता पीताम्बर सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम सब बैठो, मैं दूर देखकर आता हूँ उस स्पॉट को जहाँ पर हमें जाना है। वे उन्हें वहीं छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। ना जाने सभी दोस्तों में से टिया बहुत ही परेशान दिख रही थी। उसका लटका हुआ मुंह देखकर मिनी पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो टिया? नहीं मिनी, मैं खुश हूँ, पर मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है तुम सभी को मुझे बतला देना चाहिए। सागर
अरे पगली, इसमें इतना सोचना क्या है, बताओ क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम्हारे मन में ऐसा क्या ख्याल आ रहा है जिससे तुम्हारा चेहरा ही बिल्कुल लटक गया, तुम उदास हो गई। टिया सभी से कहती है कि मेरे अंकल नीलेश एक बहुत बड़े ट्रेजर हंटर थे, पर उनकी मृत्यु ट्रेजर हंटिंग के दौरान ही हो गई थी। किसी कारणवश वही सब बातें अचानक से मुझे याद आ गई और मैंने कुछ उल्टा पुल्टा सोच लिया। प्रशांत बहुत जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अरे पागल, इतना मत घबराओ, हम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। अंकल एक बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्टिक है, वो प्रोफेशनल है, घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर चारों दोस्त हंसने लगते हैं। इतने में मिनी के पिता भी आ जाते हैं और सभी को वहां से उठकर चलने के लिए कहते हैं। सभी कोई वहां से उठकर चलने लगते हैं। चलते चलते कुछ ही दूरी पर वह स्पॉट भी आ जाता है जहां उन्हें जाना था। वह एक बहुत ही बड़ी गुफा थी जिसे देखते किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाए। मिनी अपने पिता से कहती है, और डैडी, आपने तो बताया ही नहीं कि हमें इस विशाल गुफा के अंदर जाना होगा। पीताम्बर सभी से कहते हैं, मिनी से कहते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ो और जल्दी से चलो। सब कोई पीताम्बर के पीछे पीछे उस दिशा में चलने लगते हैं। गुफा में काफी अंधेरा था, सिर पर हेडलाइट थी जो अंधेरे में देखने का एकमात्र सहारा था। टिया कुछ घबराई हुई थी और बार बार अपने हेडलाइट को अच्छे से जोर जोर से पकड़ पकड़ कर देख रही थी। पीताम्बर टिया से कहते हैं कि वह ज्यादा हिले डुले नहीं, बस स्ट्रेट उसके पीछे चलती रहे। अंधेरे में कुछ ही दूरी में चलने के बाद ही वहां कुछ रोशनी से दिखाई पड़ती है, मानो पहले ही आकर किसी ने वहां लाइटों का बंदोबस्त किया हो। ढेर सारी लाइट गुफा के अंदर लगाई हुई थी। वहां मिनी के पिता के टीम मेंबर्स थे, करीबन 4-5 लोग थे जो बैठकर चाय पी रहे थे। मिनी के पिता पीताम्बर को देखते ही खड़े हो जाते हैं, उन्हें विश करते हैं और उस जगह की जानकारी देने लगते हैं। वे लोग उन्हें बताते हैं कि उस जगह से पुराने समय के सिक्के और पुराने समय के यूज करने वाले कुछ चीजें पाई गई हैं। ये सुनते ही मिनी के पिता उन सभी के साथ चलने लगते हैं और उस जगह को अच्छे से जांच करने लगते हैं। मिनी के दोस्त और मिनी कैमरा से फोटो खींच रहे थे। पीताम्बर को कुछ पुराने समय की अशफिया मिलती हैं जिनमें बिल्कुल ही जंग लग गई थी, वह बिल्कुल ही काली पड़ गई थी। मिनी के पिता उन्हें कलेक्ट करते जा रहे थे। टिया इधर उधर गुफाओं को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी। वह उन सब से हटकर कुछ आगे की तरफ चली जाती है और अपने कैमरे से पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। टिया की नजर जमीन पर पड़े एक काले पत्थर पर जाती है जिसका शेप बहुत ही अजीब लग रहा था, देखने में मानो किसी का चेहरा लग रहा था। टिया अपने बैग से रुमाल निकालती है और उस पत्थर को साफ करने लगती है। साफ करते करते उस पत्थर में एक इंसान ही आकृति दिखाई देती है। वह चेहरा किसी औरत का बना हुआ लगता है। वह काफी आकर्षित लग रहा था देखने में। टिया उससे अभी ध्यान से देख ही रही थी कि इतने में पीछे से उसके कंधे में किसी ने हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़ती है और देखती है कि वह प्रशांत था। वह गुस्सा करते हुए कहता है कि ग्रुप से ऐसे अकेले निकलकर यहाँ वहाँ मत जाया करो, यह अच्छी बात नहीं है, साथ साथ रहो। टिया उस इंसानी आकृति दिखने वाले पत्थर को अपने बैग में रख लेती है। प्रशांत के साथ बाकी दोस्तों के वहां चली जाती है। टिया जैसे ही वापस ग्रुप में आती है, वह देखती है कि सभी लोग एक चीज को घेरे हुए हैं। वह एक बहुत ही बड़ा बक्सा था जिसमें बहुत सारी अशफिया थी। आसपास पुराने समय के कुछ चीजें पड़ी थी, उसमें से आकृतियां सी बनी हुई थी। पत्थरें जो कि काफी बड़ी थी, वैसी नहीं जैसी एक उसे मिली थी। मिनी अशरफियों की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। वह सागर से कहती है कि इस बार डैडी को पुरानी चीजों के साथ साथ एक खजाना भी मिला है। वह अपने पिता से कहती है कि डैडी प्लीज आप इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताएं, हम आपकी बातों को रिकॉर्ड करेंगे।
पीताम्बर सभी को बतलाते हैं कि जहां पर उन्होंने खुदाई की है वहां पर पहले पौराणिक समय में एक गांव हुआ करता था जो रामपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि काफी मशहूर था। अपनी चीजों को लेकर, अपने पहनावे को लेकर पुराने समय में होने के बावजूद भी वे लोग बहुत सी ऐसी चीजों में माहिर थे। अपने समय में वह काफी विकसित देश हुआ करता था। वहां के लोगों की मान्यता थी वह अपने पैसे को चढ़ावे के रूप में अपने देवी देवताओं को चढ़ाते थे। वह अपने लिए सिर्फ उतना ही रखते थे जितना उन्हें जरूरत होती थी, बाकी सभी पैसे वह अपने कुलदेवता को चढ़ावे के रूप में दे देते थे। यहाँ के एक राजा और एक रानी हुआ करते थे। रानी जो कि अपनी जनता का बहुत ही ख्याल रखती थी, उनके दुख को अपना दुख समझती थी। आए दिन छोटी मोटी परेशानियां लेकर आए हुए लोगों को कि वह मदद किया करती थी, उन्हें सुझाव दिया करती थी, जितना हो सके उनके लिए किया करती थी। पर वही दूसरी तरफ राजा की सोच बिल्कुल ही विपरीत थी। उसे अपनी प्रजा से कुछ लेना देना नहीं था, वह सिर्फ अपने लिए जीता था, दूसरों के दुख से उसे कुछ लेना देना नहीं था। बात एक समय की थी जब रामपुर में बहुत ही भारी विपदा आन पड़ी थी। वो एक महामारी की तरह थी, जहां लोग मर रहे थे। वहां के पंडितों का कहना था कि वहां के देवता उनसे रूठ गए हैं, इसीलिए यह महामारी आई है। जरूर किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे हमारी देवी देवता हमसे रूठ गए हैं और जिसके कारण यह विपदा आन पड़ी है। लोग घरों को छोड़कर दूसरे गांव में जाने का सोचने लगे। रानी को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। उन्होंने तय किया कि इतना बड़ा महल अपनी प्रजा के लिए ना काम आए तो यह महल किस काम का। उन्होंने तय किया कि महल के दूसरे हिस्से में वह अपनी प्रजा को ठहराएंगी, उनके लिए हर वह चीज करेगी। पर यह बात राजा को मंजूर ना थी। दोनों में काफी बहस भी हुई थी, पर विधि का लेखा कौन टाल सकता है। पूरा गांव कुछ ही दिन के अंदर एक भयानक बाढ़ की चपेट में आ गया। पूरा गांव डूब गया। उस गांव में एक भी लोग ना बच पाए। कहा जाता था कि गांव डूबने के पहले रानी का भी कुछ पता ना चल पाया था। एकाएक वह देखते ही देखते अपने महल से गायब हो गई थी। लोगों का कहना था कि राजा ने ही उसे मरवा दिया था। उनकी मौत का राज कोई भी नहीं जान पाया था। कुछ महीनों के बाद उस गांव से पानी का स्तर कम हो गया। पत्थर इमारत नष्ट हो चुके थे। वापस से उस गांव में एक नया जीवन बसाना नामुमकिन था। दूर दूर तक बंजर दिखाई दे रही थी इमारतें, बाकी सभी चीजें बहुत ही भयावह दिख रही थी। दूर दूर गांव तक ये बात फैल चुकी थी कि रामपुर गांव का इतना बुरा अंत हुआ। लोग उस गांव के पास से गुजरने में भी कतराने लगे थे। लोगों का कहना था कि उस गांव के अंदर से रोने चिल्लाने की आवाजें आती थी। जो भी उस आवाज को बड़े ही ध्यान से सुनता था वह पागल भी हो जाया करता था, ऐसा लोगों का मानना था। ये सारी बातें लोगों के मन में बैठ चुकी थी कि वह गांव शापित है, इसलिए वे उस गांव से गुजरना भी छोड़ दिए थे। टिया इन सब बातों को सुनकर काफी डर रही थी। वह मिनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे काफी डर लग रहा है। इन सब बातों को सुनकर शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पीताम्बर टिया को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, ये सब अतीत की बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं जिन्हें हुए वर्षों बीत चुके हैं। समय बहुत आगे निकल चुका है, हम इस दौर में हैं। हमें ऐसी पिछली बातों को सोचकर अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी पुरानी चीजों को कलेक्ट किया है, उसे अपने म्यूजियम में सजाया है। आज तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेटा। हर खोज के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है जो कि अच्छी बुरी हर तरह की है। सागर टिया का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलने लगता है। सभी कोई एक साथ गुफा के अंदर बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूर चलते ही एक झरने की आवाजें सुनाई पड़ती है। गुफा के ठीक दाएं तरफ खोदकर एक दरवाजे जैसा बनाया हुआ था।
वे लोग उस रास्ते से अंदर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर की तरफ जाते हैं उन्हें गुफा के बीचों बीच एक बहती नदी दिखाई पड़ती है, जो कि बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। वह पानी कांच के जैसा साफ था। पीताम्बर सभी को बतलाते हैं यह वही नदी है जिसने पूरे गांव को डुबा दिया था। इसकी कुछ बहते हुए अंश अभी भी यहाँ मौजूद है। ये किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमने तो सिर्फ पहले ही भाग की खुदाई की तो ये सब मिला। ये बहुत ही विशाल बड़ा गांव है। खुदाई करते करते ऐसा लगता है जैसे सारा जीवन ही बीत जाएगा। मुझे जितना भी सामान इस जगह से मिला है खुदाई करते वक्त उतने में ही मैं संतुष्ट हूँ। मैं और आगे नहीं जाना चाहता हूँ। आगे जाने से शायद जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि यह एक पुराना गांव है, पुराना शहर है। कब कोई पत्थर गिर जाए इस बात का भी तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और वैसे भी नदी के उस पार खुदाई करना नामुमकिन के बराबर है। इसलिए अब हमें वापस यहाँ से चलना चाहिए। मिनी, टिया, प्रशांत और सागर काफी खुश थे। टिया थोड़ी परेशान थी पहले, पर वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वह भी बाकी दोस्तों की तरह एंजॉय कर रही थी। यह सारे दोस्त खुश थे। उन्होंने बहुत ही सारी पिक्चर्स क्लिक की थी और वह लोग सब इसे सोशल मीडिया में शेयर भी करने वाले थे। सभी लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं। वे लोग सुबह ही सुबह उस जगह पर आए थे और अब रात्रि के करीबन 2:30 बजे बज रहे थे जब ये सब उस गुफा से निकल रहे थे। मिनी को बहुत ही जोरों की नींद आ रही थी। वह बिल्कुल थक गई थी। बाकी सभी थक गए थे। पीताम्बर और वे सभी गाड़ी पर बैठते हैं और अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी में कब सबकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। गाड़ी से उतरते वक्त सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह के करीबन 4:30 बज गए थे। वह लोग गाड़ी से उतरते हैं और अपने घर आ जाते हैं। उस रोज टिया, प्रशांत, सागर, मिनी के घर रुकते हैं और शाम के वक्त अपने अपने घर चले जाते हैं। टिया अपने घर आकर जल्दी से अपनी माँ के काम में हाथ बटाकर रात का खाना खाकर सोने के लिए चली जाती है। वह अभी भी काफी थकी हुई थी। सोने के साथ ही साथ टिया को एक अजीबोगरीब सपना आता है। सपने में वह देखती है कि वह उसी गुफा में है और ठीक उसी बहती हुई नदी के पास खड़ी है। सामने से उस नदी की तरफ से कुछ बहती सी आती हुई चीज दिखाई दे रही है। वह चीज बहते बहते टिया के बिल्कुल सामने आ जाती है। वह देखती है वह कुछ और नहीं उसी की बहती हुई लाश है। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका है और वह उस नदी के बहाव में तेजी से बहती हुई चली जाती हुई दिखाई दे रही है। वह अपने शरीर को देखकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है, पर उसकी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं है। अचानक से टिया की आंख खुल जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना अजीबोगरीब सपना आज तक तो उसे नहीं आया। अभी वह बिस्तर में बैठे घबरा कर इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक से उसकी नजर अपने तकिए के नीचे रखी हुई एक चीज पर पड़ी। वह वही पत्थर था जो टिया को उस रोज गुफा के अंदर मिला था। टिया कुछ चौंक सी जाती है। उससे अच्छी तरीके से ख्याल था कि घर आने के बाद उसने अपने पर्स को हाथ तक नहीं लगाया था। यहाँ तक कि उसने अपने बैग से मोबाइल तक को भी बाहर नहीं निकाला था। तो फिर यह पत्थर एकाएक कैसे उसके बिस्तर में तकिए के नीचे आ गया? वह उस पत्थर को अपनी तकिया से हटाकर अपने बिस्तर के नीचे जमीन पर रख देती है और वापस जैसे तैसे सोने के लिए चली जाती है। अचानक से उसे कुछ आवाज सी सुनाई पड़ती है। उसका नाम कोई पुकार रहा था। टिया बहुत ही घबरा जाती है और बिस्तर से जल्दी से उठकर इधर उधर देखने लगती है। काफी देर तक यहाँ वहाँ झांकने के बाद उसे पता चलता है कि वह आवाज उसी पत्थर से आ रही है और वह उस वक्त काफी चमक भी रहा था।
वह पत्थर अपने हाथों पर उठा लेती है और अपने कानों पर लगाती है। वापस से उसे अपनी ही नाम उसके अंदर से सुनाई पड़ती है। वह डरकर उस पत्थर को जोर से जमीन पर फेंक देती है और दौड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। उस वक्त उसकी माँ सो रही थी, इसलिए टिया ने अपनी माँ को उठाना मुनासिब न समझा। वह चुपचाप अपनी माँ के बगल में जाकर लेट गई। सुबह का वक्त होता है। टिया ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, क्या बात हो गई, तुम मेरे कमरे में आई थी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? टिया अपने माँ को सारी बात बता देती है। टिया की माँ टिया को समझाते हुए कहती है कि सपने तो सपने होते हैं, उसे हकीकत मत समझो। बस तुम इतनी देर तक टूर पर गई थी, अपने दोस्तों के साथ थी, बहुत तरह की चीजें तुमने देखी, वही सब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा था, इसलिए तुम्हें ऐसा सपना आया। बस अब उदास मत हो। अभी टिया अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि उसके घर पर मिनी का फोन आता है। टिया मिनी से बात करती है। उसे पता चलता है कि उनके पिता का कल रात एक्सीडेंट हो गया था, वह सीढ़ियों से गिर पड़े थे और उन्हें काफी चोटें आई हैं। मिनी फोन पर बहुत ही रो रही थी, वह टिया को अपने पास बुला रही थी। उसके सारे दोस्त पहले से ही वहां मौजूद थे। टिया दौड़े दौड़े मिनी के पास उसके घर चली जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मिनी की पिता का अचानक एक्सीडेंट हो गया। मिनी बतलाती है कि वह ठीक नीचे बैठी हुई थी, उसने अपने पिता को गिरते हुए भी देखा, मानो ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने धक्का दिया हो। वह चल रहे थे और एकाएक आगे की तरफ से गिर पड़े। सभी लोग मिनी को चुप कराते हैं और मिनी के साथ अस्पताल में उसके पिता को देखने के लिए जाते हैं। मिनी और बाकी दोस्त जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वह पता चलता है कि मिनी के पिता कोमा में चले गए हैं। उनके सर से काफी खून बह चुका था, मेजर इंजरी भी हुई थी। मिनी यह सब सुनते जोर जोर से रोने लगती है। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह बस रोए जा रही थी। उसकी हालत देखकर उसके सारे दोस्त उसे समझा रहे थे, उसे चुप करा रहे थे, उसे सांत्वना दिए जा रहे थे। मिनी के अंकल आंटी पीताम्बर को देखने के लिए सुबह से आए हुए थे और वही हॉस्पिटल में बैठे थे, वह भी मिनी को चुप कराने लगते हैं।